नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आप एडुटेरिया के वार्षिकी करंट अफेयर्स 2022 के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनको देख रहे हैं। इसमें आपने प्रैक्टिस सेट 1 देख लिया है, ये प्रैक्टिस सेट 2 है, ठीक है। और आपने प्रैक्टिस सेट 1 देखा होगा तो आपने देखा होगा कि इसके हम लोगों ने प्रश्नों के साथ साथ एक विस्तृत चर्चा, चाहे वो करंट से रिलेटेड हो या उसके किसी ट्रेडिशनल प्रश्न से कोरिलेशन करना हो, हम लोगों ने दोनों प्रकार के कोरिलेशन करके इस प्रश्नों को देखा है। तो उसी तरह से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। प्रैक्टिस सेट सेकंड। पहला प्रश्न है, हाल ही में नियुक्त किए गए ब्रांड एम्बेसडर के संबंध में कौन सा सुमेलित है? तो यहाँ पे एक योजना दी है, उसके ब्रांड एम्बेसडर की बात की जा रही है। तो पहला है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए गुरुग्राम से ब्रांड एम्बेसडर है कौन? तनिष्का कोटिया और रीतिका कोटिया। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इन दोनों लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला है, डिश टीवी की ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत को, ये भी सही है। और थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान अभिनेता को, ये भी ऑप्शन सही है। यहाँ हमारा विकल्प डी सही होगा, ठीक है। यानी कि ये सभी ब्रांड एम्बेसडर सही है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि एक योजना का जिक्र हुआ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये काफ़ी लोकप्रिय योजना है, इसलिए परीक्षा के दृष्टिकोण से इसके अन्य तथ्यों पर भी ध्यान देना आवश्यक है। तो चलिए इसके अन्य तथ्यों पर भी ध्यान दे देते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का जो शॉर्ट फॉर्म होगा वो BBP होगा, ठीक है। या कहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लिखा रहे या कहीं लिखा रहे BBP योजना, तो आप दोनों को सिमिलर समझेंगे। इस योजना की जो शुरुआत है वो 22 जनवरी 2015 को हुई थी। और कहाँ से हुई थी? तो पानीपत के हरियाणा से हुई थी। इस योजना को लाने की ज़रूरत क्या पड़ी थी? तो इस योजना की लाने की ज़रूरत थी कि ऐसे कई सारे केस देखे गए जिसमें लिंग चयनात्मक गर्भपात किया जा रहा था। यानी कि लिंग परीक्षण करा के कि अगर बेटी हुई तो हम नहीं अडॉप्ट करेंगे। तो इस तरह के चयनात्मक दृष्टिकोण से किया जा रहा था। तो इसको सही करने के लिए, सुधार करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, या गिरता हुआ लिंग अनुपात, यानी कि जो लिंग अनुपात बालक और बालिकाओं के बीच जो लिंग अनुपात है ये गिर रहा था, इसको सुधारने के लिए, बालिकाओं की शिक्षा में एक उचित व्यवस्था हो सके, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए, इन तमाम बातों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की गई थी। यहाँ भी हमने जिक्र किया लिंगानुपात का, तो हम ये बता दें कि 2011 में लिंगानुपात 1000 लड़कों पर 918 लड़कियां थी, ठीक है। अब ये बात आती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किन मंत्रालय द्वारा संचालित होती है? तो याद रखिएगा इसमें 3 प्रमुख मंत्रालय शामिल हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन मंत्रालय, जिसको वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय कहा जा रहा है, ठीक है। तो यानी इन तीनों मंत्रालय की संयुक्त पहल से ये चल रहा है, ठीक है। एक रिपोर्ट इसके संदर्भ में प्रकाशित हुई थी, जरा उस पर देखा जाए कि इस योजना का क्या आउटपुट निकल के आया। तो एक 2014-15 सेशन से 19-20 के बीच में लिंगानुपात रिपोर्ट आई, उसमें ये जिक्र किया गया कि किन जिलों में इसकी बहुत अच्छी प्रोग्रेस देखने को मिली। जैसे एक उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है मऊ, वहाँ पे 2014-15 से 19-20 में जो लिंगानुपात था वो 694 से बढ़ के 951 हो गया। इसी प्रकार करनाल हरियाणा में सुधार हुआ, इसी प्रकार महेंद्रगढ़ हरियाणा में सुधार हुआ, ठीक है। तो ये एक सकारात्मक उदाहरण भी देखने को मिले हैं। इनकी विस्तृत चर्चा 2 दृष्टिकोण से कर दी जाती है। मान लीजिए कि कभी इससे रिलेटेड प्रश्न आ जाए उत्तर प्रदेश स्पेशल में, तब भी आप लिख दें। यदि आपकी कभी योजनाओं से रिलेटेड प्रश्न आ जाए तब भी आपको रिलेट कर जाएं। और या अगर इन फ्यूचर आप पीसीएस के मेंस में जब आप निबंध के सेशन में लिखेंगे तो कई सारे इन योजनाओं से रिलेटेड सीधे प्रश्न बन जाते हैं, या समीक्षा अधिकारी के मेंस में भी इस तरह के प्रश्न निबंध में सीधे बनते हैं। तो आप यहाँ से उसको कोरिलेट कर लेंगे और बहुविकल्प में भी हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बालिकाओं से संबंधित कुछ और योजनाएं कौन सी हैं। तो एक योजना है सुकन्या समृद्धि योजना, इसी के अंतर्गत शुरू हुई थी। ये भी 22 जनवरी 2015 को शुरू हुई थी। और यदि हम उत्तर प्रदेश सरकार के इनिशिएटिव को देखें तो इसमें मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना शुरू हुई थी। ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 25 अक्टूबर 2019 को इसका शुभारंभ हुआ था, ठीक है। तो ये पूरा होलिस्टिक अप्रोच में हम लोगों ने इस प्रश्न को प्रश्न संख्या 2 देखें। गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशु के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केसीआर किट योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी तेलंगाना सरकार के द्वारा, ठीक है। केसीआर किट योजना किसके द्वारा? तेलंगाना सरकार के द्वारा, ठीक है। अब ये किसके लिए की गई थी? ये गर्भवती महिला और नवजात शिशु से संबंधित। तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना भी दिमाग में आ रही है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, ठीक है। इसका नाम है पोषण, ठीक है। पोषण कैसे लिखा जाएगा? POSHAN, ठीक है। अब इसका फुल फॉर्म भी देख लीजिए, इसी नाम से ही पूरा है। PO फॉर पोषण, SHA फॉर शक्ति और N फॉर निर्माण, यानी पोषण शक्ति निर्माण, ठीक है। और ये योजना शुरू कब की गई थी? ये 29 सितंबर 2021 को शुरू की गई थी। यदि आपसे कई बार परीक्षाओं में सीधे प्रश्न पूछ देता है कि इसका योजना वर्ष क्या है, तो पोषण शक्ति निर्माण योजना का वर्ष जो है वो 2021-22 से लेके 25-26 तक है, ठीक है। अब इसमें क्या किया जाएगा? इसमें जो हम लोगों ने अभी कई सारे किसी न किसी समय में इस बात की जरूर सुना होगा कि प्राथमिक विद्यालय और जूनियर विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की जाती है।
ये जो मध्याह्न भोजन है उसी को इससे रिप्लेस किया गया है, यानी कि मध्याह्न भोजन की ही जगह पे प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि मध्याह्न भोजन योजना की जगह पे किस नई योजना के, तो प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना। इसमें सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल जो 1 से लेकर कक्षा 8 तक हैं उनको गर्म खाना प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये आपने एक और इससे कोरिलेटेड करते हुए एक और योजना को कवर कर लिया, और यानी प्रश्न संख्या 2 का सही आंसर क्या होगा हमारा, सी, तेलंगाना में केसीआर किट योजना चली थी। अब आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 3 देखिए, करा यूक्रेन पर रूस द्वारा किए गए हमले के बाद किस बाल्टिक देश ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा की है? तो वो सही आंसर क्या होगा, लिथुआनिया ने अपने यहाँ पर आपातकाल की घोषणा की है। अब लिथुआनिया और यहाँ पे बाल्टिक देश, इस बात की भी चर्चा हो रही है। तो सबसे पहले लिथुआनिया की राजधानी समझ लेते हैं। तो लिथुआनिया की राजधानी क्या है, तो विलियंस है, ठीक है, विलियंस है, ठीक है। अगला है, और बाल्टिक देश के बारे में हम कह रहे थे। तो बाल्टिक देश क्या होते हैं, तो बाल्टिक देश के बारे में आप ये जान लीजिए कि जो यूरोप का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है और जो बाल्टिक सागर का जो पूर्वी क्षेत्र पर जो भी देश स्थित है, जैसे एस्टोनिया हो गया, लातविया हो गया, लिथुआनिया हो गया, ये सब कैसे देश है, ये बाल्टिक देश है, ठीक है। जैसे आपने एस्टोनिया का नाम का जिक्र किया, इसकी राजधानी क्या है, तो ताल्लिन है। लातविया की राजधानी क्या है, रीगा है, ठीक है। और लिथुआनिया की राजधानी विलियंस हमने अभी बता दिया आपको, ठीक है। ये बाल्टिक सागर के पश्चिम और उत्तर में घिरे होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, बाल्टिक देश पड़ गया, ठीक है। तो ये पूरी बात हो गई, यानी कि यूक्रेन और रूस विवाद में बाल्टिक देश में जो आपातकाल की घोषणा वो लिथुआनिया में, और पूरा बाल्टिक देश क्या होता है, एक ज्योग्राफिकल दृष्टिकोण से भी इस प्रश्न को हम लोगों ने कवर करने की कोशिश की। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 में दिया है कि हाल ही में किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया है? तो वो सही जवाब होगा उड़ीसा, डी, यानी कि जो ये राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे कौन, हेमानंद बिस्वाल, उनका हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे उड़ीसा का नाम आ गया, तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, तो श्री नवीन पटनायक साहब हैं। अब यहाँ उड़ीसा के बारे में थोड़ा सा एक और चर्चित विषय है, उसका यहाँ पे जरूर ध्यान लाना चाहूंगा। एक उड़ीसा सरकार ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव चला है पत्रकार बंधुओं के लिए, उसमें उन्होंने 2 लाख का स्वास्थ्य बीमा चलाया है। उस योजना का नाम है गोप बंधु संवेदिका स्वास्थ्य बीमा योजना, ठीक है। ये किसने चलाया, उड़ीसा सरकार ने, ठीक है। और उड़ीसा में एक महोत्सव भी होता है, बोईता बंदा महोत्सव, ये भी याद रखिएगा। एक राज महोत्सव भी होता है, या राजा महोत्सव भी कहते हैं, या एक नाम और है मिथुन संक्रांति। ये कब होती है, ये होती है जून महीने में, और बोईता बंदा कब होती है, नवंबर महीने में हुई थी, ठीक है। तो ये भी कोरिलेट कर लीजिए, ये उड़ीसा से संबंधित चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हुआ, ये उड़ीसा से संबंधित है, चौथे का डी ऑप्शन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द ग्रेट टेक गेम्स शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड डेस्टिनीज ऑफ नेशंस, ठीक है, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी अनिरुद्ध सूरी के द्वारा, यानी ए ऑप्शन यहाँ सही होगा। शेपिंग का मतलब होता है एक आकार देना, ठीक है। एक जियोपॉलिटिक्स एंड डेस्टिनीज ऑफ नेशन, यानी शेपिंग का मतलब क्या, एक आकार देना, ठीक है। किसके द्वारा लिखा गया, अनिरुद्ध सूरी द्वारा। याद रखिएगा, पुस्तक से संबंधित 1 या 2 प्रश्न जरूर आता है, ठीक है, तो याद आप लोग कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 में देखिए कि सुमेलित करने के लिए दे रहा है, पूछ रहा है कि सेबी की पहली महिला प्रमुख माधुरी पुरी बुच हैं। तो बिल्कुल सही बात है, माधुरी पुरी बुच हैं सेबी की पहली महिला प्रमुख, ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगला है IKEA इंडिया में पहली महिला CEO कौन है? तो वो है सुजैन पुलवेरर, ठीक है। कौन है? सुजैन पुलवेरर, ठीक है, ये भी सत्य है। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चन्नीरा वंशी पोनप्पा, ये भी सही आंसर है। ये डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, ये भी विकल्प सही है। यानी हमारे तीनों विकल्प सही है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इस प्रश्न में एक शब्द आप लोगों ने सुना है सेबी का, जरा सेबी के और डायमेंशन को टच करते हैं। सेबी का पहली बात फुल फॉर्म क्या है? तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। और सेबी को हिंदी में क्या कहते हैं? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड कहते हैं। अब यहाँ बात आती है कि इस बोर्ड की स्थापना किसी अधिनियम से हुई होगी। तो जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम है, ये कब हुआ था, जारी हुआ था? तो ये 1992 में पारित हुआ था, और उसी के द्वारा 12 अप्रैल 1992 को एक वैधानिक संस्था के तौर पर सेबी की स्थापना हुई। ये एक अर्ध न्यायिक संस्था है, ठीक है। और इसका काम क्या है? तो इसका काम है शेयर बाजार से रिलेटेड जो भी क्रियाकलाप होती हैं उसकी मॉनिटरिंग करना, उस पर नियंत्रण स्टैब्लिश करना, ठीक है। तो ये सेबी से संबंधित जानकारी। एक चीज और चर्चा में बहुत है, सेबी ने एक मोबाइल ऐप जारी किया है जिसका नाम क्या है? सारथी ऐप है, ठीक है। तो ये भी आप अच्छे से कोरिलेट करिए। तो 6 का आंसर होगा डी। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। भारत के बाहर किस देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT की अपनी शाखा स्थापित कर रहा है? कौन कहाँ पे करेगा? तो वो हो रही है UAE में, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी IIT की अपनी शाखा UAE में, यानी ए ऑप्शन सही। आगे चल रहे हैं 7वें का। अब 8वां देखिए, हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन हो गए? रोहित शर्मा हो गए, ठीक है।
ये क्लियर कट याद होना चाहिए। अब चूंकि आईसीसी T20 की बात हो गई तो यहाँ पर ये भी देख लिया जाए कि आईसीसी T20 विश्व कप कब होगा। तो 2022 वाला ऑस्ट्रेलिया में, 2024 T20 पुरुष विश्व कप कब होगा तो ये अमेरिका और वेस्ट इंडीज में, और 2026 का आईसीसी पुरुष T20 कहाँ होगा तो ये 2026 में भारत और श्रीलंका में होगा। तो ये याद रखिएगा, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है कि आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 में ऑस्ट्रेलिया, 24 में अमेरिका वेस्ट इंडीज और 26 में भारत और श्रीलंका में। अब यहाँ एक प्रश्न और उठ जाता है, तो फिर पुरुष वनडे कब होगा आईसीसी का, तो 2023 में भारत में होने वाला है। ठीक है, याद रखिएगा 2023 में कहाँ होने वाला है, भारत में। 2027 में कहाँ पे होगा तो दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा। और 2031 में कहाँ होगा, भारत और बांग्लादेश में 2031 में आईसीसी पुरुष वनडे विश्व कप होगा। ठीक है, तो इन बातों को एक बिल्कुल कोरिलेट करके चलना है, ये नए तथ्य हैं। एक तथ्य और घटना सार में पढ़ा हुआ आप लोगों को याद आ रहा होगा कि हमने इस बात का जिक्र किया था कि जो 12वां आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2022 है वो कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो वो आयोजित किया गया था न्यूजीलैंड में। ठीक है, तो हम लोग नए तथ्य भी शामिल करेंगे और जो पुराने तथ्य पढ़े गए हैं उसको भी शामिल करके देखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 लिखा है कि हाल ही में कुंभलंगी गांव देश का पहला सैनिटरी पैड मुक्त गांव बना है, ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये राज्य है केरल। यानी जो कुंभलंगी गांव है ये कहां पर है, केरल में है, और ये देश का पहला सैनिटरी पैड मुक्त गांव बन गया है, याद रखिएगा। अगला है 10 नंबर, देखिए कह रहा है कि हाल ही में भारत के लिए वनडे मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं, तो वो कौन बन गई, ऋचा घोष। यानी विकल्प ए सही होगा हमारा। यहाँ ऋचा घोष जो है वो भारत के लिए वनडे मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। अगले प्रश्न संख्या 11 की तरफ चलते हैं। लिखा है कि 27 फरवरी से 10 मार्च के बीच में बेलगाम कर्नाटक में भारत और किस देश के बीच तीसरे संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2022 का आयोजन किया गया था। जैसे ही हमने शब्द का नाम लिया धर्म गार्जियन, तुरंत आपको लग गया होगा कि अभी आज पहले ही जो प्रैक्टिस सेट में आपने कोरिलेट करते हुए ऑप्शन से जापान को कोरिलेट करते हुए धर्म गार्जियन के बारे में चर्चा की, और प्रैक्टिस सेट 2 में उसकी सीधे प्रश्न के रूप में चर्चा आ गई। तो क्या आंसर होगा, जापान, ए ऑप्शन होगा। ठीक है, इंडोनेशिया की भी चर्चा हमने पहले प्रैक्टिस सेट में कर दी है, सिंगापुर की भी कर दी, थाईलैंड छूटा हुआ था, थाईलैंड की कर देते हैं। भारत और थाईलैंड के बीच में एक सैन्य अभ्यास हुआ, 32वां ऑरपेट सैन्य अभ्यास 2021। ये कब हुआ, ये नवंबर 2021 में हुआ, और कहाँ पे हुआ था, हिंद महासागर में हुआ था। थाईलैंड के साथ एक और सैन्य अभ्यास हुआ था जिसमें सिंगापुर भी शामिल था। ये मैंने प्रैक्टिस सेट 1 में इसकी चर्चा की है कि सिट मैक्स जो भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में हुआ है। ठीक है, तो ये साथ ही साथ जो विकल्प में और भी देश हैं उनको भी कोरिलेट करके हम लोग जो अन्य सैन्य अभ्यास हैं उसको भी देखते चल रहे हैं। इसी रूप से एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हम लोग करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। और आप लोग ये कभी मत सोचिएगा कि करंट अफेयर्स अंतिम समय में 4-5 दिन में पढ़ा जाएगा और काम हो जाएगा। 4-5 दिन में पढ़ तो जाता है लेकिन याद नहीं रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 12, भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया गया, तो ये आप लोग घटनासार में देख चुके हैं। ये कहाँ बनाया गया, ये दिल्ली में बनाया गया। ठीक है, दिल्ली कैबिनेट ने इसको पारित किया है। ये जो ई वेस्ट इको पार्क है यानी कि ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क की बात कर रहा है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। क्योंकि चर्चा दिल्ली की हो गई तो दिल्ली में एक चीज बहुत फेमस है इस समय चर्चा में है कि दिल्ली के कनॉट प्लेस में भारत का पहला स्मॉग टावर लॉन्च किया गया, ये भी बात याद रखिएगा। ठीक है, चूंकि पर्यावरण से रिलेटेड बात चल रही है तो उत्तर प्रदेश के संबंधित जो भी लोग परीक्षा देते हैं वो लोग ध्यान से समझें कि लखनऊ नगर निगम ने एक योजना चलाई है जिसका नाम है थैला बैंक। तो पूछ देगा थैला बैंक किससे संबंधित है, तो लखनऊ नगर निगम से। ठीक है, और पर्यावरण में एक चर्चा और इस समय ज्यादा पूछी जा रही है कि अटल पर्यावरण भवन की स्थापना कहाँ हुई थी, तो ये लक्षद्वीप में हुई। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसको कवर किया। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 13 है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तो भारत को स्थान ये हम लोगों ने देख लिया घटनासार में, 43वां स्थान है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ सही होगा। तो यहाँ पे ये भी समझ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक किसके द्वारा जारी की जाती है, तो ये यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी की जाती है, और पहली रैंकिंग किसकी है, तो अमेरिका की है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 14 पे चलते हैं। फरवरी 2022 में सिंगापुर में आयोजित सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है, तो ये किसने जीता है, मीराबाई चानू ने जीता है। अब यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए कि वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल कहाँ पे हुआ, सिंगापुर में हुआ। इसमें स्वर्ण पदक किसने जीता, तो मीराबाई चानू ने जीता। ठीक है, यानी यहाँ विकल्प ए सही होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। प्रश्न संख्या 15 में दे रहा है कि यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कौन सा शुरू किया गया था, तो यहाँ हमारा विकल्प ए सही होगा, ऑपरेशन गंगा। हमने यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध है उससे रिलेटेड हमने प्रश्नों का जो संकलन हो सकता था वो हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1 में भी किया है और घटनासार के समय में किया था। यहाँ एक चीज और प्लस करना चाहूंगा, ऑपरेशन गंगा चला उसमें यह पूछ सकता है कि भारत सरकार के कितने कैबिनेट मंत्री वहां पर गए थे, भेजे गए थे विभिन्न देशों में, तो 4 मंत्री गए थे जिसमें हरदीप सिंह पुरी साहब थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, किरण रिजिजू थे और जनरल वीके सिंह थे। ये कहाँ गए थे, ये विभिन्न देशों में ऑपरेशन गंगा के तहत वहां से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए गए थे, यानी 15 का ए ऑप्शन सही होगा।
प्रश्न संख्या 16 देखिए, 18 से 19 जनवरी 2022 को आयोजित वर्ष 2022 की पहली ब्रिक्स शेर्पा बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की थी? तो यहां सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? चीन ने की थी। ठीक है, पहली ब्रिक्स शेर्पा कहां पे? चीन अध्यक्षता किया है। और कब हुई? 18 से 19 जनवरी को। यहां एक शब्द याद आ गया है, ब्रिक्स। अब जरा ब्रिक्स क्या है, इसकी स्पेलिंग क्या होती है? BRICS। ठीक है, ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है? तो ब्रिक्स है B फॉर, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना एंड S फॉर साउथ अफ्रीका। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 2009 में हुई थी ब्रिक्स की। और उस समय केवल 4 देश थे, साउथ अफ्रीका नहीं था, ये 2011 में ऐड हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने इसको देख लिया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, 17वें नंबर प्रश्न की तरफ। ग्रेविटी फाउंडेशन ने URJA अवार्ड 2022 के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है। किसको सम्मानित किया है? तो यहाँ ऑप्शन बी सही होगा, योहन पूनावाला को। ठीक है, किसके द्वारा किया गया? तो ग्रेविटी फाउंडेशन के द्वारा ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, अगला देखिए, प्रश्न संख्या 18 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 में दिया कि हाल ही में खगोलविदों द्वारा अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का नाम क्या है? ठीक है, तो सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का नाम क्या है यहाँ पे? तो यहाँ हमारा सी विकल्प सही होगा, एल्सियोनस। ठीक है, एल्सियोनस। ठीक है, विकल्प सी सही है। और ये खगोल विधि द्वारा खोजी गई अब तक की सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी है। ठीक है, याद रखिएगा क्या नाम है? एल्सियोनस। ठीक है, विकल्प सी सही है। प्रश्न संख्या 19 को देखते हैं, बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 कहां पर आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया कहां पे? विशाखापट्टनम, यानी विकल्प सी सही होगा। याद रखिएगा कि ये बहुपक्षीय था, इसमें कई लोग मिलकर शामिल हुए थे अभ्यास मिलन में। और ये कब हुआ था? ये फरवरी 2022 में विशाखापट्टनम में, यानी सी ऑप्शन सही। आगे चल रहे हैं, प्रश्न संख्या 20 को देखिए, रमेश बाबू प्रज्ञानंदन किस विश्व चैंपियन को हराने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं? ये हम लोगों ने घटनासार में कवर कर लिया है। याद रखिएगा, प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि रमेश बाबू प्रज्ञानंदन का संबंध किस खेल से है? तो ये शतरंज से है। किनको हराया इन्होंने? तो इन्होंने हराया मैग्नस कार्लसन को। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ विकल्प ए सही हो जाएगा, रमेश बाबू ने मैग्नस कार्लसन को हराया था। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 21, हाल ही में IIT रुड़की द्वारा किसान मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया कहाँ पे? IIT रुड़की द्वारा उत्तराखंड में, यानी विकल्प सी सही होगा। ठीक है, अब ये किस लिए लॉन्च किया गया था किसान मोबाइल ऐप? ये किसानों को कृषि और मौसम संबंधी सेवाओं को के बारे में जानकारी देने के लिए IIT रुड़की द्वारा किया गया था। एक चीज और यहाँ जान लीजिए, कृषि और किसान मंत्रालय ने एक और योजना चलाई है जिसका नाम है मेरी पॉलिसी मेरा हाथ। ठीक है, ये भी किसान से संबंधित है, तो याद रखिएगा कृषि और किसान, मेरी पॉलिसी मेरा हाथ का मतलब कि घर घर जाके उनको बीमा योजना, कृषि बीमा योजना से लाभान्वित करना, ये सेंट्रल की है। और यहाँ पे IIT रुड़की ने किसान मोबाइल ऐप उत्तराखंड, ये 21 का हो गया सी ऑप्शन। अगला है कि प्राइमरी और प्री प्राइमरी छात्रों को खुले में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य ने परय शिक्षालय नामक ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम शुरू किया? क्या नाम है? परय। परय शिक्षालय कहाँ की योजना है ये? तो ये विकल्प डी सही है, पश्चिम बंगाल की योजना है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और ये किसके लिए? प्राइमरी और प्री प्राइमरी के लोगों के लिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा और भी देख लें कि शिक्षा मंत्रालय ने एक विद्यांजलि पोर्टल लॉन्च किया है, तो ये भी याद रखिएगा। एक स्कूली बच्चों को 22 भाषाओं में जो दैनिक चीजें हैं, दैनिक रूटीन की जो चीजें हैं, उनके बारे में, बोलचाल की जो भाषा है उसके बारे में जानकारी देने के लिए एक भाषा संगम पहल शुरू की है। ये 22 भाषाएं कहाँ पे हैं? तो आप लोग अनुसूची में जो भाषाओं का जिक्र है तो वहां से आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा। और किस में है? तो ये 8वीं अनुसूची में है। ठीक है, तो ये भी कोरिलेट कर लीजिए। तो ये भाषा संगम पहल है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न संख्या 23 की तरफ। दिया है कि मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान ऑपरेशन आहट की शुरुआत की गई? तो ऑपरेशन आहट की शुरुआत किसने की थी? RPF ने की थी। ठीक है, किसने की थी? RPF ने की थी, यानी विकल्प सी सही होगा। अगला देखिए, और रेलवे ने एक अभियान शुरू किया था, आप कोरिलेट करेंगे, ऑपरेशन अमानत। ठीक है, अगला देखिए, फरवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से किस देश द्वारा वन ओशियन समिट का आयोजन किया गया? तो यहाँ पे विकल्प हमारा बी सही होगा, फ्रांस द्वारा आयोजित किया गया। क्या नाम है? वन ओशियन समिट। ठीक है, ये किसके सहयोग से? संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से। अगला प्रश्न देखिए 25, हाल ही में हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो किसको सम्मानित किया गया? तो ये बिल गेट्स साहब को सम्मानित किया गया। ये विकल्प सही है, ये हम लोग घटनासार में कवर किए थे। एक चीज आपको याद आ रही होगी कि वहां हम लोगों ने देखा था कि ये पाकिस्तान का द्वितीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। क्या नाम है? हिलाल ए पाकिस्तान। तो दिमाग में एक बात आती है कि तो पाकिस्तान का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो वहां का सर्वोच्च पहला नागरिक सम्मान ईशान ए इम्तियाज है। क्या है? ईशान ए इम्तियाज। और सेकंड सर्वोच्च कौन सा है? तो वह है हिलाल ए पाकिस्तान, जो बिल गेट्स साहब को दिया गया। तो यहाँ प्रश्न आता है, तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है? तो भारत रत्न है। दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो पद्म विभूषण है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चल रहा है, प्रश्न संख्या 26 को देख लीजिए। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रशासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत की गई? तो प्रोजेक्ट सद्भावना जो है वो असम सरकार द्वारा शुरू की गई। और किसके लिए शुरू की गई है? तो ये प्रशासन में सुधार के लिए की गई।
जैसे ही असम का नाम आया आपको तुरंत याद आ गया होगा कि असम सरकार ने एक भारत में पहली मछली बाजार के लिए एक पहली व्यवस्था ई व्यवस्था डेवलप की है। उसका नाम क्या है उस ऐप का? तो उसका फिश वाले ऐप नाम है। ठीक है, किस सरकार ने? असम सरकार ने। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आपको याद आ रहा होगा ये चीज। अगला प्रश्न संख्या 27 की तरफ चल रहे हैं हम लोग। लिखा है कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती वाहन, शॉर्ट फॉर्म है CGOPV, परियोजना का 5वां और अंतिम पोत वितरित किया है। उसका नाम क्या है? तो उस पोत का नाम क्या है? ICGS सक्षम, यानी विकल्प ए सही होगा। ये किसके द्वारा किया गया? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, 5वां और अंतिम है। इस तरह के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। अगला प्रश्न 28 नंबर है। दिया है, हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में बनाए जा रहे लखवार बांध की परियोजना केंद्र सरकार को मंजूरी मिली है। ये किस नदी पर अवस्थित है? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये जो लखवार बांध है ये अवस्थित है यमुना नदी पर, यानी विकल्प सी सही होगा। अब यहाँ पे नदी आ गई तो थोड़ा सा चर्चा ज्योग्राफिकल भी कर लिया जाए। यमुना नदी कहाँ से निकली है? तो ये बंदरपूछ के जो पश्चिमी ढाल है उस पे यमुना यानी हिमाद्री है, यमुनी हिमाद्री, वहीं से निकली है। ठीक है, और ये कहाँ मिल जाती है नदी, यमुना नदी? तो ये प्रयागराज में गंगा जी में आके मिल जाती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला एक हम लोग देख रहे हैं कि गोमती नदी के बारे में चर्चा है। तो याद रखिए कि गोमती नदी जो है वो गोमत ताल से निकली है। इसको फुलहर झील के नाम से भी जाना जाता है और ये पीलीभीत में है। और ये भी आपसे पूछा जा सकता है कभी कि गोमती नदी के किनारे कौन कौन से शहर हैं, या गोमती नदी किन किन शहरों से होकर निकलती है? तो ये सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर और जौनपुर तक पूरा ये आती है। और एक चीज याद रखिएगा, जो ये गोमती नदी है ये वाराणसी में एक कैथी जगह है गाजीपुर के पास, जहाँ पे मार्कंडेय जी का भव्य मंदिर है, वही कैथी में ही गंगा जी से मिल जाती है। कौन? यही गोमती नदी। अगला है, एक हमारा छूट रहा है गंगा नदी। तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो गंगोत्री के गोमुख से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। एक देख रहे हैं आप विकल्प डी में लिखा है सतलज नदी। तो ये मानसरोवर झील के पास राकस ताल से निकलती हैं और सिंधु नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। यहाँ पर जो लखवार बांध की चर्चा हो रही है उत्तराखंड के देहरादून में, ये किस नदी से संबंधित है? यमुना नदी से संबंधित है। विकल्प सी सही होगा यहाँ पे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 में उर्दू भाषा के लिए किसको दिया जा रहा है? तो उर्दू भाषा का जो पुरस्कार है वो किसको दिया जा रहा है? चंद्रभान ख्याल साहब को दिया जा रहा है। ठीक है, यानी विकल्प ए सही होगा यहाँ पे। तो आपसे साहित्य अकादमी पुरस्कार बहुत पॉपुलर पुरस्कार है, तो इसको अच्छे से कोरिलेट करना बहुत जरूरी है। तो पूछ सकता है कि हिंदी भाषा के लिए किसको दिया जा रहा है साहित्य अकादमी पुरस्कार? तो हिंदी भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा साहब को दिया जा रहा है और इनके नाटक का नाम क्या है? सम्राट अशोक के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, पूछ सकता है कि अंग्रेजी भाषा में किसको दिया जा रहा है? तो नमिता गोखले जी को दिया जा रहा है। इनके उपन्यास का नाम क्या है? थिंग्स टू लीव। ठीक है, इसका नाम क्या है? थिंग्स टू लीव बिहाइंड। ठीक है, पूरा नाम है थिंग्स टू लीव बिहाइंड। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि मैथिली में किसको दिया जा रहा है, तो जगदीश प्रसाद मंडल को दिया जा रहा है। ठीक है, और एक और इंटरेस्टिंग प्रश्न यहाँ पे बन सकता है कि साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार किसको दिया गया है? ठीक है, तो ये दिया गया है मेघा मजुमदार को। ठीक है, और किसके लिए दिया जा रहा है? और बर्निंग के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये पूरा साहित्य अकादमी को हमने एक जगह कोरिलेट कर दिया। आप लोग इसको अच्छे से कंफर्म कर लीजिएगा, क्लियर कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में हुए नियुक्तियों से संबंधित व्यक्ति और उनके पद को कोरिलेट कर दीजिए। तो विक्रम मिश्री साहब की बात हो रही है, तो इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है उपराष्ट्रीय सलाहकार से। ठीक है, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विक्रम मिश्री साहब को चुना गया है। और अगला है नाम दिलीप संघानी का। तो दिलीप संघानी का संबंध किससे? तो ये इफ्को के अध्यक्ष चुने गए हैं। पुष्प कुमार जोशी का नाम HPCL के नए अध्यक्ष हुए हैं। और रघुवेंद्र तंवर की बात हो रही है, तो ये है ICHR के नए अध्यक्ष। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग का कौन सा कोरिलेट बन रहा है? ए का 4 3 2 1, यानी कि हमारा विकल्प ए सही है, 4 3 2 1। ठीक है, 30 का ए सही है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 32, कर हाल ही में किस राज्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक सड़क बनाई है, नरेंद्र मोदी मार्ग, उसका उद्घाटन हुआ है, वो कहां पर है? तो वो सिक्किम में नरेंद्र मोदी मार्ग बनाया गया, यानी कि 31 का सी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 32 की तरफ चल रहा है, हाल ही में किस राज्य में सुराई इको टूरिज्म जोन तथा काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन हुआ है? तो ये कहां पे हुआ है? तो ये उत्तराखंड में हुआ है। हमारा विकल्प डी सही होगा यहाँ। ठीक है, सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल कहां पे? उत्तराखंड में। ठीक है, विकल्प डी सही होगा 32 का। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 33, किस राज्य सरकार ने विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय स्वास्थ्य योजनाओं की निगरानी के लिए एक स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन केंद्र HSMC की और राज्य में अस्पताल के बिस्तरों की दैनिक उपलब्धता की निगरानी के लिए
GERMIS नामक एक वेबसाइट लॉन्च की है। ये पूछ रहा है किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये गुजरात सरकार। अगला 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था को अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में शीर्ष स्थान दिया था? ये काफी पॉपुलर प्रश्न है। तो ये IIT मद्रास को दिया गया था अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट इनोवेशन अवार्ड 2021, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा हम लोगों का, मद्रास। प्रश्न संख्या 35 देखिए, पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो राज्य कौन सा है? उड़ीसा है। ठीक है, उड़ीसा राज्य है। एक उड़ीसा राज्य के बारे में हम लोगों ने विस्तृत चर्चा समय समय पे की है, एक चर्चा और शामिल करना चाहेंगे। उड़ीसा राज्य में एक पहल शुरू की गई है, रक्षक पहल। रक्षक पहल के तहत किया गया, क्या किया गया कि जो भी ज्यादातर एक्सीडेंट होने वाले इलाके स्पॉट है, जहां एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, वहां जो अलग अलग प्रतिष्ठानों में काम करने वाले जो लोग हैं उनको एक विशेष प्रशिक्षण दिया गया कि ताकि ऐसी कोई घटना घटे या ज्यादा यहाँ एक्सीडेंट हो तो आप तत्काल में क्या करेंगे। ठीक है, तो ये भी आपको रिलेट याद रखिएगा कि रक्षक पहल उड़ीसा द्वारा। और यहाँ पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र शुरू करने वाला ये कौन है? अगला प्रश्न है 36 नंबर, डिजिटल किताबें इनोवेशन फॉर यू और द इंजेनियस टस्क किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है किसके द्वारा? ये जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, यानी हमारा विकल्प ए सही होगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए कि जो नीति आयोग है इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? NITI, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई? तो ये 1 जनवरी 2015 को स्थापित किया गया था योजना आयोग की जगह पर। और इसके अध्यक्ष पूछेगा तो कौन है? तो प्रधानमंत्री महोदय हैं। और उपाध्यक्ष राजीव कुमार जी हैं। कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है उपाध्यक्ष को। और जो CEO है वो कौन है? अभिकांत, ठीक है, अमिताभ कांत, सॉरी नाम हो रहा था, अमिताभ कांत है। ठीक है, अमिताभ कांत है। ठीक है, और यहाँ पर ऑप्शन में दिया है, एक ऑप्शन दिया है वित्त बैंक के मंत्रालय, विश्व बैंक और RBI। तो जरा इसमें RBI के बारे में भी देख लेते हैं। तो RBI की मैं चर्चा पूर्व में कर चुका हूँ कि RBI जो है वो हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को इसको एस्टेब्लिश किया गया। और इसका अगर पूछेगा कि RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1 जनवरी 1949 को हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ पे? मुंबई में है। एक आप यहाँ पे देख रहे हैं विश्व बैंक, तो विश्व बैंक के बारे में जान लीजिए कि इसकी स्थापना 1945 में हुई, वॉशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। और 1945 में ही IMF की स्थापना हुई और इसका भी मुख्यालय वॉशिंगटन DC है। ठीक है, तो ये अतिरिक्त चीजें भी होगी। प्रश्न संख्या 37 को देखिए, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकें और उनसे सुमेलित लोग, पहला नाम दिया है द टर्न ओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड्स। ये किसके द्वारा लिखा गया? या अरूप राय चौधरी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, क्या नाम है? द टर्न ओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड्स। अगला है, ये सही है। अगला है इंडिया दैट इज भारत, किसने लिखा है? जे साई दीपक ने, इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी सागरिका घोष द्वारा लिखा गया, तो यहाँ विकल्प डी सही हो जाएगा 37 का। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 38 में कह रहा है कि राज्य सरकार द्वारा भगवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित किया गया, कहाँ पे? तो भगवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र पंजाब में स्टैब्लिश किया गया, यहाँ विकल्प बी सही होगा। आपको मालूम होगा कि हाल ही में पंजाब में विधानसभा चुनाव हुआ और यहाँ पर आम आदमी पार्टी, श्री अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी सत्ता में आई। और यहाँ पे श्री अरविंद केजरीवाल ने पहले से ही घोषित कर रखा था कि भगवंत मान साहब यहाँ के मुख्यमंत्री होंगे। और ये पूछा जा सकता है कि पंजाब में जो विधानसभा चुनाव हुआ ये कौन सा विधानसभा चुनाव है? तो ये 15वीं विधानसभा है। ठीक है, और यहाँ पूछा जा सकता है कि कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो 117 है। पूरा चुनाव एक फेज में खत्म हो गया, आम आदमी पार्टी को यहाँ पे 92 सीट मिली थी। अब चूंकि उत्तर प्रदेश से भी रिलेटेड लोग इसको देख रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश भी काफी पॉपुलर इलेक्शन हुआ। तो उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा स्टैब्लिश हुई वो 18वीं विधानसभा का इलेक्शन हुआ। यहाँ पे 403 विधानसभा चुनाव पे 7 चरण में हुआ पोल। यहाँ पे सबसे ज्यादा सीट बीजेपी को 255, समाजवादी पार्टी को 111 यानी 111 और कांग्रेस को यहाँ पे 2 सीटें मिली थी। इस बात को भी आप लोग को याद रखना चाहिए। और भगवत गीता और रामायण अनुसंधान पंजाब से। अगला 39वां नंबर प्रश्न देखिए, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन 102वें सदस्य के तौर पर शामिल हुआ? घटनासार में हम लोग इसको कंप्लीट कर चुके हैं। ये है एंटीगुआ और बारबुडा, वहां हम लोगों ने इस पर और डिटेल चर्चा की थी। ठीक है, यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको जरूर देख लें, हम लोग को रिलेट करते हुए चलेंगे ताकि एक विस्तृत चर्चा हो सके। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 40 की तरफ चल रहे हैं। संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत के गांवों का पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया? तो वो कौन सा ऐप है? मेरा गांव मेरी धरोहर, विकल्प बी सही है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 41 देखिए, भारत ने किस देश के साथ त्रिकोमाली ऑयल टैंक फार्म विकसित करने का समझौता किया है? तो ये समझौता हुआ किसके साथ? श्रीलंका के साथ, विकल्प बी। वहां पे इस समय आर्थिक हालात काफी कठिन है। और यहाँ प्रश्न में क्या करा है? त्रिकोमाली ऑयल टैंक फार्म कहाँ पे? श्रीलंका के साथ, भारत। अगला देखिए 42 नंबर प्रश्न में दे रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया? तो जो 2022 है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया, ये किया गया है कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि को, यानी विकल्प बी सही होगा यहाँ पे। ठीक है,
अब यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात आ गई, तो जान लीजिए कि इसको इंग्लिश में जनरल असेंबली कहा जाता है। और एक और इंटरेस्टिंग तथ्य है कि इसको विश्व की लघु संसद भी कहा जा सकता है। ठीक है, हो सकता है कि किसी वनडे एग्जाम में ये प्रश्न इस तरह के पूछ लिए जाए यहाँ पे। ठीक है, और जब आप संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात कर रहे हैं तो हम संयुक्त राष्ट्र संघ को भी थोड़ा शामिल कर दें। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र दिवस इसीलिए 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। एक बात और याद रखिएगा, कई बार परीक्षाओं में पूछ देता है कि संयुक्त राष्ट्र में वर्तमान में कितने सदस्य हैं। ठीक है, तो वर्तमान में अगर सदस्य पूछेगा तो 193 सदस्य हैं, और 193वां सदस्य कौन शामिल हुआ है, तो वो सूडान शामिल हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलें। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर है, तो ये पूछेगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, और संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अन्य अंग हैं, वो हम लोग आगे जैसे जैसे प्रश्न में आएगा उसकी और विस्तृत चर्चा करते रहेंगे। हम लोग इसको बस कोरिलेट करते हुए चलें ताकि अच्छी चर्चा हो, इंटरेस्टिंग भी रहे। अगला देखें, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा 42 का। प्रश्न संख्या 43 को देख लें। स्मार्ट सिटीज एंड एकेडेमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च सार कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा चलाया गया, तो ये चलाया गया आवासीय एवं शहरी मंत्रालय द्वारा। विकल्प बी सही होगा यहाँ पे 43 का। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 43 की तरफ हम लोग चलेंगे। 43 हो चुका, 44 की तरफ चल रहे हैं हम लोग। 44 में क्या करा कि केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की बात की गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाएंगे, ये 2022-23 के बजट में बात कही गई है, यानी विकल्प ए सही होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न संख्या 45 को कवर करते हैं। दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला हाल ही में कौन बनी है, तो वो नाम है जारा रदरफोर्ड का। क्या नाम है, जारा रदरफोर्ड का। ये दुनिया में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला, याद रखिएगा, ए विकल्प सही होगा यहाँ। अगला है प्रश्न संख्या 46 को देख लीजिए। गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मरणोपरांत किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया, तो ये अशोक चक्र दिया गया SI बाबूराम को, यानी विकल्प डी सही होगा यहाँ, SI बाबूराम को दिया गया। ठीक है, एक चर्चा और याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कि उत्तर प्रदेश को इसी गणतंत्र दिवस में सर्वश्रेष्ठ झांकी का भी सम्मान मिला है। और ये पूछा जा सकता है कि ये झांकी किस पर बेस्ड थी, तो ये एक जिला एक उत्पाद यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पर और काशी विश्वनाथ धाम पर ये झांकी बनी हुई थी। जैसे ही 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात आई तो आपको याद आ गया होगा कि हम लोगों ने घटनासार में इसके ब्रांड एम्बेसडर की भी बात की थी। तो ब्रांड एम्बेसडर कौन है, कंगना रनौत। आगे चलिए, प्रश्न संख्या 46 का आंसर डी हो गया। 47 पे चलते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एंजल्स ऑफ कैलाश के लेखक कौन है, तो एंजल्स ऑफ कैलाश के लेखक कौन है, तो यहाँ पे सुबीरा प्रसाद, यानी विकल्प ए सही होगा। ठीक है, पुस्तक से रिलेटेड जो भी नाम आ रहे हैं उसको हम लोग देखते चलें, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक तरफ चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 48 देखें। भारत के डिजिटलीकरण कोष के लिए किस कंपनी ने भारतीय एयरटेल के साथ $1 बिलियन के निवेश की घोषणा की है, तो ये निवेश की घोषणा की है गूगल ने। ठीक है, 48 का सी ऑप्शन सही होगा। गूगल जो है वो भारतीय एयरटेल में $1 बिलियन का निवेश करेगा। अगला 49 नंबर देखें। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में 15 लाख रोजगार के लिए अवसर उपलब्ध कराने के लिए रोजगार मिशन नामक कार्यक्रम शुरू किया है, तो वो किस सरकार ने किया है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन छत्तीसगढ़, क्योंकि वर्तमान समय में एक बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसको हर एक सरकार को, वो कोई भी सरकार हो, वो इस मामले में विफल है। इस सभी सरकारों को इस पर ध्यान देना चाहिए। 49 का बी ऑप्शन छत्तीसगढ़। आगे देखिए, कोविड-19 टीकाकरण की पहली वर्षगांठ पर किसके द्वारा कोविड वैक्सीन पर एक डाक टिकट जारी किया गया, किसके द्वारा जारी किया गया, तो ये कोविड-19 पर एक डाक टिकट जारी किया गया मनसुख मांडविया साहब द्वारा। ये कौन है, तो ये स्वास्थ्य मंत्री हैं केंद्र सरकार में, यानी यहाँ पे 50 का विकल्प डी सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट सेकंड समाप्त कर लिया। आप लोग इसको पूरी गंभीरता के साथ, इसको जैसे वीडियो आती है तुरंत इसको सॉल्व कर लें, खत्म कर लें। आपका प्रयास ही हमको ये इशारा देगा कि हम इस सेक्शन को कितना जल्दी कंप्लीट कर लें। जैसा आपका सहयोग रहेगा उसी प्रकार से वीडियो आने की स्पीड भी रहेगी। ठीक है, क्योंकि जब तक आप लोग इसको देखेंगे नहीं तब तक आगे लाने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए आप लोग इसको तत्परता से पूरा करते जाएं और ये सिग्नल दें कि आगे चला जाए, तो हम लोग लगातार इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। निश्चित तौर पर इस पूरी श्रृंखला को विस्तृत रूप से करने के लिए हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं उसमें ज़रूर सफलता मिलेगी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।